गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज नया टॉपिक देखेंगे, चैप्टर सामाजिक संस्थाओं को समझना में। इसके पहले हम लोगों ने देखा था विवाह, परिवार, नातेदारी, ये सारे टॉपिक को हम लोग देखे कि वो क्या हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं। अगला टॉपिक हमारा है आर्थिक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं क्या होती हैं? क्योंकि शुरू से ही मनुष्य आवश्यकताओं का मैंने एक तरह से पोटली अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतनी आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य के पास, जिसमें मूल आवश्यकताएं होती हैं भोजन, वस्त्र और आवास। इन सब के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक रूप से उसको आवश्यकता पड़ती है। यानी आर्थिक आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। इसको मानव आर्थिक संस्था के नाम से जाना जाता है, अर्थात वे संस्था जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम हो, वह मानव आर्थिक संस्था कहलाती है। ठीक है, तो इसको समाजशास्त्रियों ने अलग अलग अपनी परिभाषा के आधार पर बताया। जैसे जोन्स ने कहा कि आर्थिक संस्थाएं विभिन्न विधियों, विचारों तथा प्रथाओं की जटिल समग्रता है। समग्रता का मतलब एक समूह है जिसका संबंध जीवन निर्वाह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक पर्यावरण के शोषण से संबंधित है। यानी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसमें जो विभिन्न विधियां होती हैं, विचार होते हैं, प्रथाएं होती हैं, इन सब का समूह होता है। इससे क्या होता है कि भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। एंडरसन ने कहा, आर्थिक संस्थाएं वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के माध्यम से समाज के अस्तित्व की रक्षा करती है। यह पूंजी, श्रम, भूमि, कच्चे माल तथा व्यवस्था। अब यहाँ पर ये जो जोन्स ने इसको विधियां, विचार और प्रथा कहा, तो एंडरसन ने उसी चीज को पूंजी, श्रम, भूमि, कच्चे माल तथा व्यवस्था संबंधी योग्यता के अधिकतम उपयोग द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, इसी तरह से डेविस ने भी उसी को कहा कि वे मौलिक विचार यानी मूल विचार चाहे किसी समाज में अप्राप्त वस्तुओं के वितरण के लिए निर्देशित हैं, जो हमारे पास नहीं है। अप्राप्त वस्तुएं जो हमारे पास नहीं हैं, उनके वितरण के लिए निर्देशित करते हैं। चाहे समाज आदिम हो या सभ्य, हम उन्हें उनकी आर्थिक संस्थाएं कहते हैं। ऑकबर्न और निमकॉफ ने कहा, भोजन और संपत्ति से संबंधित मानवीय चेष्टाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। भोजन और संपत्ति, भोजन क्या है? ये आवश्यकता है, यानी मूल आवश्यकता है, और उसको उस मूल आवश्यकता की पूर्ति के लिए संपत्ति या अर्थ की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों में जो संबंध होता है, इन संबंधों के आधार पर जो प्रयास किया जाता है वो आर्थिक संस्था कहलाती है। तो इस तरह से परिभाषा एग्जाम में लिखने के लिए अगर आता है कि आर्थिक संस्थाओं की परिभाषा लिखिए, कभी कभी क्या होता है कि ये नाम दे देता है, ये परिभाषा दे देता है, भोजन और संपत्ति से संबंधित मानवीय चेष्टाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। यह किसका कथन है? तो आपको याद करना है, यह ऑकबर्न तथा नीमकॉफ का कथन है। आंसर आपको लिखना है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं देखेंगे। आर्थिक संस्थाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? आर्थिक संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करती हैं, क्योंकि जब ये आर्थिक संस्थाएं समाज में आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं तो अर्थव्यवस्था भी आगे की ओर विकसित होती है। इसका उद्देश्य होता है मनुष्य के आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करना है। ये तो स्पष्ट है सबको कि आर्थिक जीवन को यानी धन संपत्ति से उसको व्यवस्थित करना होता है। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने से होता है। मानवीय चेष्टा के परिणाम स्वरूप होता है, यानी जब मानवीय चेष्टा होती है आवश्यक आवश्यकताओं की या मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, तो आर्थिक संस्था का जन्म होता है। अर्थव्यवस्था से संबंधित उत्पादन और वितरण के नियमों की विवेचना करती है। इस तरह से कुल मिला के हम देखते हैं तो आर्थिक संस्थाएं जो होती है सामाजिक, मानवीय और अर्थव्यवस्था, ये तीनों का विश्लेषण करती हैं। इसका ऐतिहासिक विकास दिया है कि
कैसे कैसे आर्थिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन का विकास होता गया, उद्भव और विकास हुआ, आर्थिक संस्थाएं भी सामाजिक विकास की इसी प्रक्रिया से गुजरी हैं। आर्थिक संस्थाओं के उद्भव का मतलब उसके जन्म और विकास को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। इसी को कहते हैं ऐतिहासिक विकास, यानी प्राचीन समय में कैसा था, मध्य समय में कैसा था और वर्तमान में क्या है। तो पहला है भौतिक साधन एकत्रित करने तथा शिकारी अवस्था। शिकारी अवस्था कहते हैं जब मनुष्य की आदिम अवस्था जो होती थी, जो पहले प्राचीन मानव जो था, आदिम मानव था, उसको कहते हैं शिकारी अवस्था भी कहते हैं। भौतिक साधन एकत्रित करने तथा शिकारी अवस्था, ठीक है। तो इसमें होता क्या था कि पहले मनुष्य कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था, खानाबदोश जीवन व्यतीत करता था। वह अपनी भूख शांत करने के लिए कंदमूल और फल एकत्रित करता था। पशुओं का शिकार करके ही अपनी भोजन सामग्री एकत्र करता था। यानी आर्थिक संस्थाओं के विकास की पहली आवश्यकता जो थी, जो पहली अवस्था होती है, वह भोजन, वस्त्र और आवास के आधार पर होती है। और वहाँ भी जो इसकी विशेषताएं थी इस अवस्था की, इसको ऐसे स्पष्ट किया जा सकता है कि श्रम विभाजन का अभाव था। श्रम विभाजन था, लेकिन श्रम विभाजन कोई उसके लिए मायने नहीं रखता था। क्या था श्रम विभाजन में? अभाव था। अभाव इसीलिए कहा गया कि वहाँ श्रम विभाजन को महत्व नहीं दिया गया था। पुरुष शिकार करते थे और अन्य कठिन कार्यों को संपन्न करते थे, और इसके विपरीत स्त्रियां जो होती थीं पुरुषों की तुलना में कम काम करती थीं। यानी भोजन बनाती थीं, परिवार के लिए फल फूल इकट्ठा करती थीं और बच्चों की देखभाल करती थीं, ठीक है। उस समय कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई संपत्ति ऐसी नहीं थी जो किसी एक व्यक्ति का हो। वह जो भी होता था वह सामूहिक होता था। यानी पूरा समुदाय, पूरा समूह जो था वह आत्मनिर्भर था, उसमें स्वार्थ पर नहीं था। वह हमेशा माने समूह के आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। तो इस तरह से समुदाय के सभी सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप ही करते थे, ठीक है। दूसरा है पशुपालन एवं कृषि अवस्था। धीरे धीरे समाज की प्रकृति चूंकि गतिशील है, तो इस गतिशीलता के कारण मनुष्य की जो समाज और आर्थिक संस्थाएं परिवर्तित होती चली गई। यानी मनुष्य ने अपने शिकार की अवस्था से कृषि और पशुपालन में प्रवेश किया। जैसे जैसे आदिम समाज का, आदिम मानव का विकास होता गया, कृषि और पशुपालन जो है उनके बढ़ते गए, और धीरे धीरे मनुष्य ने कृषि करना सीख लिया तथा जिन पशुओं का वह शिकार करता था उनका पालन करने का आज भी ऐसे अनेक समाज करने लगा। और आज भी ऐसे समाज हैं जो इस पशुपालन की प्रक्रिया को अपना के चलते हैं। और उस समय जो कृषि होती थी, उस कृषि को कुदाली खेती कहा जाता था। यानी यह जो कृषि थी स्वयं के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाली कृषि थी, इसलिए इसको कुदाली खेती कहते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश की अनेक वन्य जातियां स्थानांतरित कृषि करती हैं। स्थानांतरित कृषि वो होती है जब व्यक्ति खानाबदोश जीवन जीता था। तो एक खानाबदोश का मतलब ये होता है कि एक स्थान पर न रह करके दूसरे किसी भी स्थान पर अपना आवास अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेता था। तो जहाँ वो रहता था वहाँ उस स्थान पर कृषि करने लगता था। इस तरह से कुदाली खेती जो है वो स्थानांतरित कृषि का रूप ले ली थी। तो मध्य प्रदेश में आज भी ऐसी वन्य जनजातियां हैं जहाँ पर कि स्थानांतरित कृषि होती है। तो यह जो इस अवस्था की जो आर्थिक विशेषताएं थी, इसको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया था। भूमि को संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। सामूहिक संपत्ति के स्थान पर व्यक्तिगत संपत्ति का जन्म हुआ। जो पहले शिकारी अवस्था में जो व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करता था, समूह के लिए करता था, वह संपत्ति सिर्फ उसकी नहीं होती थी, व्यक्ति की नहीं होती थी, पूरे समूह की होती थी। आज वही सामूहिक खेती जो है पशुपालन कृषि अवस्था आते ही व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में हो गई। इसके लिए छोटी छोटी
मंडियों का विकास हुआ जिसमें कि ये विनिमय करने लगे, अपने कृषि से संबंधित औजारों का विनिमय करने लगे। अर्थात इसमें जो श्रम विभाजन था जरूर शिकारी अवस्था में, लेकिन स्पष्ट नहीं था। तो दूसरी अवस्था में जो पशुपालन एवं कृषि अवस्था थी, इसमें यह स्पष्ट होने लगा। तीसरी अवस्था होती है हस्तकला की अवस्था। हस्तकला की अवस्था का प्रारंभ तब होता है जब मनुष्य हाथ से औजार बनाना सीख ले। कृषि कार्य को संपादित करने के लिए मनुष्य ने अनेक प्रकार के औजारों की आवश्यकता का अनुभव किया और हस्तकला के कारण संपत्ति का विकास तो हुआ, इसके साथ मनुष्य के लिए अनेक क्षेत्र खुल गए। इसे अनेक धातुओं का ज्ञान हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को बढ़ाना शुरू किया। तो उसके लिए क्या क्या हुआ, उनकी क्या विशेषताएं थी उस अवस्था में। कृषि के लिए छोटे छोटे औजारों का हाथ से निर्माण किया जाने लगा, स्वयं बनाने लगे हस्तकला की अवस्था में, जिससे कि गृह उद्योग का जन्म हुआ। यानी गृह उद्योग जो घर में ही या स्वयं अपने से उद्योग करके और उनका विनिमय करके कुछ आर्थिक संपन्नता को बढ़ाने लगे। कृषि युग में वस्तु विनिमय का स्वरूप स्पष्ट तथा व्यवस्थित हो गया। विनिमय का मतलब अपने हाथों से बनाना और उसको फिर मंडी में ले जाकर के बेचना। व्यापारियों और कारीगरों के संघों का निर्माण हुआ। जब ये उद्योग बन पे तो व्यापारी के रूप में धीरे धीरे ये व्यवस्थित होने लगे, संघ का निर्माण होने लगा। चुंगी के महत्व की वृद्धि हुई, टैक्स देने लगे लोग, चूँकि आर्थिक संपन्नता आने लगी। साझेदारी तथा पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि ऐतिहासिक अवस्था इसकी 3 प्रकार की थी: शिकारी अवस्था, पशुपालन एवं कृषि अवस्था और हस्तकला की अवस्था। अब इसके बाद जो है ये सब ऐतिहासिक था। अब आगे देखेंगे आधुनिक आर्थिक व्यवस्थाएं क्या हैं।